हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द फॉल ऑफ अर्काडिया द कंट्री एंड द सिटी। तो फ्रेंड्स, ये आपका यूनिट नंबर है 10 और आपका ये ब्लॉक नंबर है 3। यूनिट नंबर 10 ब्लॉक नंबर आपका 3 है। न्यू डायरेक्शन में से ये आपका टॉपिक है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग 4.2 तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं 4.3 तो फॉल ऑफ अर्काडिया द कंट्री एंड द सिटी। यहाँ पे हम देखेंगे कंट्री किसके लिए कहा गया है। यहाँ पे कंट्री कहा गया है गांव को और सिटी जो है यहाँ पे शहर। तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे एक जो सिंपल सा गांव होता है वो चेंज हो जाता है एक सब अर्बन एरिया में, एक उप शहर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फॉल ऑफ अर्काडिया, मतलब यहाँ की जो खूबसूरत जो लैंड थी, एंशिएंट जो लैंड थी, उसको अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। यहाँ की लैंडस्केप के ऊपर, पीपल के ऊपर, यहाँ के कल्चर के ऊपर, यहाँ की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनके ऊपर, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई। तो यहाँ पे जो सेटिंग रखी गई है, तो हम देखते हैं कि जो ट्री ऑफ मैन है इसकी सेटिंग रखी गई है ड्यूरल गाय। ड्यूरल गाय जो है एक फिक्शनल एक गांव बताया गया है, जो कि बाद में जो है वो एक उप शहर में कन्वर्ट हो जाता है अर्बनाइजेशन की वजह से। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एमी और स्टैन है, यहाँ पे उनके बाइबल के कैरेक्टर आदम और हवा की तरह उनको बताया गया है। जैसे कि उनको एक बगीचे की रक्षा के लिए उनको गॉड ने जो है वो क्रिएट किया था। तो उसी तरह जो एमी और स्टैन है वो पहले किसान होते हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर जाकर जो है वो ज़मीन को क्लियर करते हैं और वहाँ पे अपनी फार्म बनाते हैं, एक सिंपल सा घर बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होता है कि वो जो यहाँ पे और भी लोग जो है वो ज़मीनें खरीदने लगते हैं और यहाँ पे वो क्या करने लगते हैं, अपने घर बनाने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये जो गांव है ये फिर सिटी से जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो जाती है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ जाती है कि अब लोग जो है वो मशीनों से काम करने लगते हैं। तो ये जो ड्यूरल गाय जो ये फिक्शनल ये गाँव बताया है जो कि पैट्रिक वाइट ने, तो एक्चुअली जो ये जिस जगह पे ये खुद रहे थे ना, पैट्रिक वाइट अपनी वाइफ के साथ कैज़ल हिल, तो वहाँ की जो जो भी लैंडस्केप थी, वहाँ की सिंप्लिसिटी थी, उसने उनको बहुत ज़्यादा क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो इसकी सिंप्लिसिटी के चलते उन्होंने क्या किया था, एक ये नॉवल लिखी थी द ट्री ऑफ मैन, और इसमें जो गांव को नाम दिया था उन्होंने ड्यूरल गाय। मतलब ये ड्यूरल गाय जो है वो इसी कैज़ल हिल को ही नाम दिया गया है ड्यूरल गाय। तो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा उदास थे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कि जो गांव की जो सिंप्लिसिटी थी, ऑस्ट्रेलियन जो बुश लाइफ की जो सिंप्लिसिटी थी वो ख़त्म हो रही थी, लोगों की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी, मोरल जो डिके हो रहा था लोगों का अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। लोग जो है वो अपनी एक सिंपल सी लाइफ को छोड़ के, मतलब प्रिस्टीन ब्यूटी को छोड़ के वो क्या कर रहे थे, लोग वो सिटी की तरफ जा रहे थे और अपनी जितनी भी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी वो उनको छोड़ गए थे, क्योंकि उनको शहरों में अब अच्छी वेजेस पे काम मिल रहा था। तो इसलिए जो लोग थे वो अब जो है वो गांव में नहीं रहना चाहते थे। तो यहाँ पे जो एमी और स्टैन होते हैं वो पहले फार्मर होते हैं और उनका ये सपना होता है कि अब ये जब ये फार्म बनाएंगे उसके बाद इस फार्म को जो है वो अपने बेटे को आगे पास ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पे उनके जो दो बच्चे दिखाए गए हैं, थैलमा और रे। तो थैलमा और रे क्या करते हैं, जब वो बड़े होते हैं और यहाँ पे क्योंकि अब इनके गांव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और इनका गांव जो है वो अब सर अर्बन एरिया में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, और रोड कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि और अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि इनको जो सिटी की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और ये वहाँ से जो है वो शहर में चले जाते हैं। थैलेमा वहाँ पे कॉलेज में पढ़ती है, उसके बाद वो टाइपिस्ट बनती है, और रे भी वहाँ पे शहर में जाके काफ़ी अपना नाम कमाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में पड़ जाता है और इसका मर्डर हो जाता है। तो इन दोनों की शादी भी दिखाई गई है कि इधर जो थैलमा की शादी है वो इस ड्यूडले से होती है, और इनकी जो शादी है वो ठीक ठाक से चलती है, क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे बेस्ड इनकी शादी होती है। ज़्यादा इनकी शादी में भी कोई अट्रैक्शन या मतलब उनकी मैरिड लाइफ में कोई अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई
ख़ास सरप्राइजेज़ इनकी शादी में नहीं होते, लेकिन थालिमा इस वजह से करती है क्योंकि ये शादी जो है उसकी शादी से ज़्यादा एक मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए करती है, मतलब अपने अपने अच्छे जीवन के लिए करती है, क्योंकि ये जो एक अमीर बंदा होता है इससे शादी करती है। दूसरी तरफ जो रे है वो भी शादी करता है, बट इसका जो अपनी वाइफ़ के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखाया गया है। ये मतलब क्या करते रहते हैं कि एक दूसरे को किसी ना किसी बात पे जो है वो परेशान करते रहते हैं, और मतलब लड़ाई झगड़ा इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो रे का दिखाया गया है। और अगर हम शादी की बात करें जो स्टैन और एमी के बीच में थी, जो ये शादी थी इनकी लॉन्ग लास्टिंग थी, बट इनकी शादी भी किस तरह थी कि कन्वेंशनल टाइप जो शादी थी इनकी, और इसमें मतलब ज़्यादा जो अट्रैक्शन नहीं थी कोई, इसमें वो ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं थे, कोई चेंज नहीं था इनकी शादी में, मतलब जैसे आज का दिन है तो ऐसे ही इनका अगला दिन भी होता था, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर है इनकी शादी में, और प्रिडिक्टेबल है इनकी शादी की, मतलब जैसे आज है मतलब एक दूसरे के साथ तो बिहेवियर तो कल भी वैसा रहने वाला है, ना ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अपनी जो भी ये रिलेशनशिप है इसमें कोई भी चेंज नहीं लाना चाहते, उसी में सेटिस्फाइड है जैसी जैसी वो शादी इनकी है, मतलब अपनी मैरिड लाइफ है, लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चलती है और लॉन्ग लास्टिंग चलती है, एंड तक जो है वो अपनी डेथ तक एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है कि अब मशीनों से सारा काम हो रहा है, और इनका जो गाँव है वो पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है किसमें, एक सबअर्बन एरिया में। अब गाँव की जो सिंप्लिसिटी है, लोगों की जो सिंप्लिसिटी है, अब वो ख़त्म हो चुकी है। लोग जो है वो सिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो स्टैंड होता है उसमें कोई ज़्यादा असर जो है वो अर्बनाइज़ेशन का नहीं पड़ता। अर्बनाइज़ेशन का असर हमें कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, या फिर जो भी नई-नई टेक्नोलॉजी थी उनका बहुत ज़्यादा असर इसके ऊपर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे उसको पूछा जाता है कि आप जो है वो अपनी गाय से दूध लेने के लिए मशीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो इस जगह वो बोलता है कि जो मशीनें होती हैं तो इसका जो बुरा असर पड़ता है गाय के टीथ्स पे, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, मशीनों से इनसे दूध नहीं लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो अर्बनाइज़ेशन का असर था वो ना सिर्फ मतलब इंसानों पे था, बल्कि एनिमल्स पे भी जो है वो इसका बहुत बुरा असर था। तो यहाँ पे फॉल ऑफ आर्केडिया यही है कि जितने भी इसमें कैरेक्टर थे, यहाँ की जो लैंडस्केप थी, ब्यूटीफुल जो नेचर थी, वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सब चेंज हो गए। लोगों की जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी, उनका जो कल्चर था, और उनका जो एक गॉड में, रिलीजन में जो फेथ था, वो भी धीरे धीरे करके एक क्वेश्चनेबल हो गया था, मतलब गॉड की एग्जिस्टेंस पे भी जहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से ये जो फॉल हो जाता है, एक जो एंशियंट या फिर एक ट्रेडिशनल लाइफ थी, उसका जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉल हो जाता है। तो इसमें आपने यही लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो अलग अलग कैरेक्टर को आप यहाँ पे बता सकते हो, और उसका रेफरेंस देखकर जो है वो बता सकते हो कि किस तरह से उनका फॉल हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, डिसकंटेंट अलाइनेशन। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन थी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। अर्बनाइजेशन क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, शहरीकरण होता है, कि जैसे गांव जो होते हैं वो शहर में कन्वर्ट होने लगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस नॉवल की बात करें तो इसमें बताया गया है कि तो जो गांव थे, मतलब ब्यूटीफुल जो गांव थे, तो वो धीरे धीरे करके सब अर्बन एरिया में जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाने लगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बड़े शहरों से इन छोटे शहरों में कितना फ़र्क था कि ये जो शहर थे वो मतलब कि बड़े शहरों से ज़्यादा थोड़े यहाँ पे शांति थी, लेकिन इन शहरों को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, सब अर्बन एरिया में। यहाँ की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ थी, जैसे जो भी पास्टोरल एक्टिविटीज़ थी, डेयरी का जो काम था, मतलब कि जो जानवर पाले जाते थे, फिर उनकी जैसे ऊन वगैरह बेची जाती थी, दूध दही वगैरह जो भी एनिमल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट थे, तो वो सारी जो प्राइमरी एक्टिविटी थी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोग थे वो कहाँ, यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे थे कहाँ, शहरों में, यहाँ से वो अब माइग्रेट हो रहे थे, क्योंकि शहरों में उनको अच्छा काम मिल रहा था, अच्छी वेजेस मिल रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक तो अपनी ज़मीन से आइसोलेट हो रहे थे, मतलब यहाँ पे वो उनको
उनकी जो ज़मीन है वो भी आइसोलेट हो रही थी और खुद भी जो है वो आइसोलेट हो रहे थे। मतलब एक शहर का जीवन दिखाया गया है, अनरियल लाइफ होती है वहाँ पे। सब लोग जो है वो मशीनों की तरह काम कर रहे होते हैं, कोई इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कोई रिलीजन पे कोई विश्वास नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल वैल्यू, कल्चर, सब चीज़ें जो है वो छोड़कर जो है वो लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से वो मशीनों की तरह तरह जो है वो काम करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो, क्योंकि हर एक इंसान जो जो भी है इस भाग दौड़ की लाइफ में अब क्या हो गया है, मशीन की तरह हो गया और आइसोलेट हो गया। वो अपने परिवार से, अपने खुद के जीवन से जो है वो आइसोलेट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम पार्कर की बात करें तो उसके कैरेक्टर की बात करें तो आपने बताना है इसमें, अगर पूछा जाए इसके स्टैन के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, मेन प्रोटैगनिस्ट है इसका। तो इसमें बताना है कि जो पार्कर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है, और इतनी मतलब हार्डशिप होती है उसको। यहाँ पे एक रूरल एनवायरनमेंट में आता है, उसकी शादी एक क्योंकि खुद खुद वो एक अर्बन एरिया से आया हुआ है, लेकिन शादी करता है वो एक गांव की लड़की से। और इतनी जो मतलब मुश्किलों का सामना करते हुए वो क्या करता है, यहाँ पे अपनी एक फार्म बनाता है, मुश्किलों से लड़ता है। और फिर उसके बाद उसको दिखाया गया है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जाके वो एक पहला किसान होता है जो कि ज़मीन को क्लियर करता है, फार्म बनाता है, काऊ भी रखते हैं ये, मतलब काऊ पालते हैं यहाँ पे। उसके बाद टफनेस, बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड्योरेंस, और मतलब कि हर मुश्किल में जो है वो ये लड़ने के लिए, जितनी भी और सिचुएशन होती हैं उसमें जो है वो ये लड़ता है। उसके बाद ये मतलब अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करता है, इसकी ओपिनियन जैसी है वैसी ही रखता है। मतलब इमोशंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखा कि इसके ऊपर जो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है, इसका कोई असर जो है वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का खास असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहती है। अपने रिलेशनशिप में ये टोनस है, मतलब कि जैसा है रिलेशनशिप वैसा चला रहा है। कोई इसमें रिलेशन, अपनी जो एमी है, एमी के साथ इसका कोई ज़्यादा मतलब इतनी अट्रैक्शन नहीं है, कोई सरप्राइजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है इनके मैरिज में। तो ये भी एक महिला के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है, और बाद में फिर इसको अपनी गलती भी जो है वो पछतावा भी होता है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बता सकते हो इसमें। और उसके कैरेक्टर के बारे में तो इसमें यही बताया गया है। और मशीन्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि जो बाकी जो कैरेक्टर हैं वो सबके ऊपर जो है वो मशीन्स का असर पड़ता है, अर्बनाइजेशन का असर पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर पड़ता है। यहाँ पे रे के बारे में बताया गया है। रे को जो है वो सिटी की लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो यहाँ का जो मतलब एकांत का जो जीवन है, मतलब कि यहाँ गांव की लाइफ को छोड़ के वो सिटी में चला जाता है। वहाँ पे वो बहुत काम करता है, बहुत नाम कमाता है, शादी भी करता है, लेकिन उसकी शादी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। फिर जो है वो रेसिंग स्कैंडल में पड़ जाता है, मतलब इलीगल एक्टिविटी में पड़ जाता है। उसके बाद इसका मर्डर हो जाता है। मतलब और ये जब इन सब चीज़ों से संघर्ष कर रहा होता है सिटी में, तो फिर इसको कुछ समय के लिए अपने चाइल्डहुड की याद आती है। उस मतलब वो एकांत जगह जहाँ पे इतना खुशहाल उसका जीवन था, वो सब उसको याद आता है। लेकिन अब ये है वो शहर में अकेला पड़ गया है, और एंड में इसका मर्डर हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मॉडर्न कमर्शियल कल्चर है, तो इसका बुरा असर पड़ता है लोगों के ऊपर। उनकी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, और लोगों के बीच में जो है वो अब क्या है, एनजाइटी है, घबराहट है, डिप्रेशन में है लोग। तो इसका जो है वो बुरा असर पड़ता है लोगों के ऊपर। तो इसमें आपने यही बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपका ये टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिक्लाइन ऑफ रिलीजन एंड मैरिज। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो डिक्लाइन ऑफ रिलीजन क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग हैं वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हम पार्कर की बात करें, जो इस द ट्री ऑफ मैन का जो कैरेक्टर है पार्कर, तो वो भी मतलब किसी रिलीजन को नहीं मानता, बल्कि वो क्या करता है, नेचर को ही वो सब कुछ मानता है। उसको लगता है कि जो गॉड है इस नेचर में, हर चीज़ हर जगह में, हर जगह जो गॉड शामिल है। और
हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बट वो बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो गॉड करता है। तो मतलब वो किसी खास रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, बट वो जो भी है वो ये लोग जो है वो किसको मान रहे हैं, नेचर को सब कुछ मान रहे हैं, मैनिफेस्टेशन को जो है वो सब कुछ मान रहे हैं। अगर दूसरी बात का मतलब यहाँ पे जो है वो रिलीजन पे क्वेश्चन किया जा रहा है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर हम मैरिज की बात करें तो जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले आपने स्टैन और एमी की मैरिज के बारे में बताना है कि वो यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेस में अपनी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो उनकी लव मैरिज ही हुई होती है, क्योंकि वो स्टैन को जो एमी होती है वो बहुत ही पसंद आ जाती है। जब वो मतलब अपनी उस प्रॉपर्टी पे जा रहा होता है तो रास्ते में उसको मिलती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। बट यहाँ पे उनकी जो शादी ऐसे लॉन्ग लास्टिंग दिखाई गई है, बट इसके बीच में कोई उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाई गई है। मतलब ना बहुत ज़्यादा ख़राब ना बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है, ठीक ठाक से इनकी मैरिज दिखाई गई है। और कन्वेंशनल मैरिज है इनकी। और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के स्ट्रगल में जो है वो शामिल रहते हैं। और स्टैन का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, जो नाम की एक महिला होती है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। बाद में इसकी वाइफ को पता चलता है, तो फिर वाइफ को भी दुख लगता है, और जो ये स्टैन होता है तो इसको भी जो है वो पछतावा होता है इस बात का। उसके बाद अगर हम थैलेमा की मैरिज देखें तो थैलेमा की जो मैरिज थी वो उसने किस बात से की थी, क्योंकि वो अपने मतलब उसकी जो मैरिज थी वो प्रोफेशनल ज़्यादा थी और कन्वेंशनल टाइप ही थी, जैसे उसके पेरेंट्स की मैरिज थी उसी तरह से थी। और उसको ठीक ठाक से वो निभा रही थी अपनी मैरिज को। और मतलब उसने उस बंदे से इसलिए शादी करी कि अ, उसका जो अपने करियर के लिए उसके साथ जो है वो शादी की। और दूसरी तरफ अगर हम देखें रे रे का जो रिलेशनशिप था अपनी वाइफ के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा क्लमसी था। और इसमें वो मतलब उनके बीच की जो रिलेशनशिप थी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, लड़ाई झगड़े वाली जो रिलेशनशिप थी उनकी मैरिज थी। और रे भी यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ता है। तो हमने देखा है यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ जो मैरिज है किस तरह से होता है उनका डिक्लाइन। तो इन सब के जो आप कैरेक्टर के हिसाब से जो है वो आप बता सकते हो। तो जो एमी और स्टैन के बीच में मतलब उनको आदम और हवा बताया गया है, हवा की तरह बताया गया है, जो एक गार्डन की रक्षा कर रहे होते हैं और उनके पास साथ जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छा सा उनका रिलेशनशिप है। रे पार्कर की जो मैरिज है वो लवलेस है, ये इसमें बताया गया है लवलेस है, क्लमसी है, डिस्ट्रक्टिव है। मतलब इसमें क्लमसी डिस्ट्रक्टिव में क्या आता है कि वो अपने जो दोनों पार्टनर हैं आपस में जो है वो बात कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफ़िकल्टीज आती हैं और कोशिश नहीं करते एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है उनको सुधारने के लिए। यहाँ पे फिर इसकी बताई गई है थैलेमा की, तो कन्वेंशनल मैरिज है, ये आपने याद रखना है। और मैरिज को एज अ प्रोफेशन वो समझती है। फेथफुल वाइफ रहती है, ये याद रखना है आपने। लेकिन इनके बीच में भी जो लैक ऑफ सेक्सुअल पैशन है, जैसे कि एमी और उनके बीच में था, स्टैन के बीच में, ये बताना है आपने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये दौर था, इस समय जो जो भी इंस्टीट्यूशन थे जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन, इस पे जो है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कल्चर पे। और जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, रिलीजन पे जो है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो पैट्रिक वाइट हैं वो इनके लिए कहा गया है कि वो मैरिज को अपोज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे वो उनका एक्सपीरियंस है कि जो मैरिज ना तो मतलब पूरी तरह से उसको मैरिज को वो पॉजिटिव मानते हैं और ना ही बुरी तरह से इसको नेगेटिव एक्सपीरियंस मानते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैरिज का जो मीनिंग है, मतलब इसका जो फंक्शन है, तो वो किसके हिसाब से चेंज होता है कि जैसे एक सोसाइटी है वो कहाँ कहाँ की तरफ जा रही है, एक पास्टोरल इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्रियल नेशन अगर कोई सोसाइटी बन रही है, तो उसके बीच में जो कुछ जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, और जो जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं,
तो इसका असर जो है वो मैरिज पे रहेगा ही रहेगा। मतलब जैसे हमने देखा कि वो थैलेमा है, वो मतलब मैरिज को एज़ अ प्रोफ़ेशन लेती है, बट ऑनेस्टली अपनी मैरिज को निभाती है, लेकिन एज़ अ उसको क्या ले रही होती है, वो प्रोफ़ेशन ले रही होती है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करी गई है इनकी ये जो कपल है कौन सा, ये एमी और स्टैन वाला, तो इनकी वैल्यू लिख देनी है कि इनकी लॉन्ग लास्टिंग मोनोटोनस एंड कंप्लेसेंट मैरिज। तो इसमें मोनोटोनस और इसमें यही आ जाएगा कि ठीक ठाक सी मैरिज है, मतलब जैसी है वैसी वो उसको चला रहे हैं, प्रिडिक्टेबल है, रिपीटेटिव है, और इसके बाद उसमें कोई भी वो सुधार अपने रिलेशनशिप में करना वो जो है वो ज़रूरी नहीं समझते। यहाँ पे जो पार्कर है तो उसको मतलब उसके ऊपर जो इमोशंस का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे जैसे भी इमोशंस हैं उनका, एक्सटर्नल जो इमोशंस हैं उनका कोई भी असर उसको नहीं पड़ता, उस पर नहीं पड़ता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसके साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो अभी मैं कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना, और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू वेरी मच।